हेलो एवरीवन, राम सिंह कॉलेज राम सिंह के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र सिंह राजनीति विज्ञान से बीए बीएड प्रथम वर्ष के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसका प्रथम टॉपिक संविधान सभा को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा से पहले हम संविधान के बारे में बात करेंगे। संविधान क्या होता है, आप सभी को मालूम ही है कि संविधान क्या है, ठीक है ना। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भारत के संविधान की। तो भारत के जो संविधान है उसको निर्माण करने वाली जो संस्था थी, निकाय थी, वो है संविधान सभा, ठीक है ना। और संविधान के बारे में कुछ बता देता हूँ कि किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, ठीक है ना। तो संविधान सभा एक संविधान निर्मात्री सभा थी, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका गठन कैसे हुआ, ठीक है ना। और इसके गठन में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो संविधान के बारे में सर्वप्रथम जो मांग की थी वो की थी 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक महोदय ने, बाल गंगाधर तिलक महोदय ने 1895 में स्वराज्य विधेयक पेश किया और उसमें कहा गया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगा, ठीक है ना। लेकिन उस समय क्या था, ब्रिटिश लोगों की यहाँ पर शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी और इन सारी मांगों को क्या किया, नकार दिया गया, ठीक है ना। धीरे धीरे कांग्रेस का जो उदारवाद था, युग था उदारवादी, वो समाप्त हो गया और उग्रवादी युग आ गया, ठीक है ना। जिसके बड़े नेता तिलक महोदय कहा जाते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने भी डिमांड रखी जो 1905 में स्वराज विधेयक वापस लाया और कहा क्या हमारा जो मूल उद्देश्य है स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के भविष्य की स्थापना करना और भारत के भविष्य के लिए संविधान बनाना, ठीक है ना। तो उस स्वराज विधेयक में मुख्य जो उद्देश्य था स्वतंत्रता के साथ संविधान का निर्माण, परंतु अंग्रेजों द्वारा इन सभी मांगों को ठुकरा दिया गया, ठीक है ना। धीरे धीरे बात बढ़ती है कि पहली बार जो ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू की गई थी वो थी 1919 के मॉन्टेस्क्यू सेल्सफोर्ड अधिनियम, सुधार अधिनियम आया था, जिसे 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता था। और उसमें पहली बार उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। मतलब कहीं ना कहीं सरकार के कार्य के अंदर लोगों की भूमिका या फिर भारतीय नेताओं की भूमिका अहम हो जाती थी। तो ये जो उत्तरदायी शासन ये लागू की थी ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने, वो इसका जो कारण था ब्रिटिश लोगों का कि उस समय कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा था और कांग्रेस की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए 1919 में पहली बार उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू की गई। लेकिन वो एक नमूना मात्र था, ठीक है ना, उसका प्रयोग किया नहीं गया, ठीक है ना। फिर हमारे राष्ट्रपिता कहा जाने वाले महात्मा गांधी जी ने 1922 में भी इसकी संविधान की मांग की कि भारतीयों का जो महात्मा गांधी, उन्होंने मांग की कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन
लेकिन इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर 1924 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने मांग की कि प्रथम बार मांग की भारतीयों के लिए भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए। फिर इस बात को भी अंग्रेजों ने नकार दिया, ठीक है ना। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 1928 में संविधान के संबंध में 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, ठीक है ना। और इसी के अकॉर्डिंग मतलब इसी के अनुसार मतलब सभी भारतीयों को यह ज्ञात था कि हमें संविधान की जरूरत है और इस ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। और 1928 के बाद से ही एक डेट निकाली गई 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो 1930 के बाद से हम सभी लोग जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो मनाते थे 26 जनवरी को प्रतिवर्ष। लेकिन क्या हुआ, आजाद जो हमारा देश है वो 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, ठीक है ना। और संविधान जो लागू हुआ 26 मतलब आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। तो आप समझो कि जो आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने पहले से ही 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मना दिया था और प्रतिवर्ष मनाते आ रहे थे। इसलिए इस तारीख की या इस दिनांक का जो महत्व खत्म ना हो, इसलिए इस डेट को संविधान लागू करने के लिए चुना गया, ठीक है ना। फिर ये सारा मामला होने के बाद में एक बार किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। हाँ, फिर इसके बाद में मांगे रुकी नहीं। संविधान जहां तक बना नहीं तब तक मांगे रुकी नहीं, ठीक है ना। हर समय संविधान की मांग चलती रही, ठीक है ना। अब तक तो हम सिर्फ संविधान की मांग करें, ठीक है ना। फिर 1934 में साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष एम.एन. राय साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने सर्वप्रथम संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठन करने की मांग की, ठीक है ना। तो अब तक तो हमने सिर्फ संविधान की मांग सुनी थी, ठीक है ना। और अब जो पहली बार जो हमारा जो टॉपिक है संविधान सभा, उसके संबंध में जो मांग की थी वो एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ राय, ठीक है ना, जो साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठन करने की मांग की। इसलिए इन्हें संविधान सभा के गठन का प्रथम प्रतिपादक भी कहा जाता है। संविधान सभा के गठन का प्रतिपादक। धीरे धीरे इस मांग पर विचार किया गया, ठीक है ना। और सभी राजनेता सोचने लगे कि संविधान सभा भी होनी जरूरी है। हम संविधान ही कर रहे हैं, लेकिन संविधान बनाने के लिए तो कोई कमेटी भी तो होनी चाहिए। तो जो प्रथम बार इस कमेटी का गठन करने के लिए मांग की गई वो किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय द्वारा, ठीक है ना। फिर 1936 में 28 दिसंबर 1937 को फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस का
अधिवेशन 1885 से चला रहा है, ठीक है ना। प्रति वर्ष 28 दिसंबर 1900 मतलब जो भी साल है प्रति वर्ष ये क्या मनाते हैं, अपना अधिवेशन, ठीक है ना, अधिवेशन करते हैं। तो जो 1933 का अधिवेशन था वो हुआ था फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। ये जो अधिवेशन था वो कांग्रेस का एकमात्र ग्रामीण मतलब गांव में हुआ था, एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें भी मांग रखी गई कि संविधान सभा बनानी पड़ेगी, किसके लिए, संविधान बनाने के लिए। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सबसे चर्चित है, ठीक है ना, हरिपुरा अधिवेशन। इसके जो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और इसमें भी जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की कि जो संविधान सभा होगी ना उसका जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब वयस्क मताधिकार एक निश्चित आयु सीमा जिसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट करेंगे और वही लोग संविधान सभा में बैठेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन। ठीक है, इतने साल से भारतीय डिमांड करते आ रहे थे कि संविधान बनाओ, संविधान सभा बनाओ, लेकिन 1938 के बाद में थोड़ा कुछ चेंजेस हुआ। ठीक है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वापस समझ देता हूँ। हाँ, 1938 के बाद में फिर कुछ चेंजेस आए और अब आगे से अंग्रेज सरकार ऑफर करने लगी कि आप संविधान बनाओ, ठीक है ना, लेकिन उसमें भी उनका कुछ न कुछ लोभ था, ठीक है ना। तो 1940 में 8 अगस्त 1940 में, जिसे अगस्त ऑफर के नाम से बोला जाता है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना। यह तात्कालिक जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारतीय राजनेताओं के समक्ष पेश किया गया कि आपको वही प्रस्ताव दिया जाता है कि आप भारत में संविधान सभा का गठन करो और उसी के अनुरूप आप अपना संविधान बनाओ। लेकिन भारतीयों को ये मालूम हो गया था कि इसमें अंग्रेजों का प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है, लालच दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 1940 के आसपास आपको पता ही है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, 1939 से 1945 तक, ठीक है ना। तो ब्रिटेन का सहयोग करे भारतीय, इसलिए उन्होंने ये ऑफर दे दिया, लेकिन भारतीय राजनेता ने इसको ठुकरा दिया। इतने साल से तो अंग्रेज ठुकरा रहे थे, अब भारतीय ठुकराने लगे, ठीक है ना। फिर ऐसी की ऐसी प्रस्ताव लेकर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है, क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके
फिर आगे, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि आप भारत में संविधान बनाओ, ठीक है ना, और उस संविधान को संविधान सभा के माध्यम से बना दो, ठीक है। लेकिन हमारी ये शर्त है कि आपका जो संविधान बनेगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही बनेगा, ठीक है ना। तो भारतीय इससे असंतोष थे कि भाई विश्व युद्ध तो कब खत्म हो कोई पता नहीं, ठीक है ना। तो ये जो दो ऑफर थे वो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दिए गए, ठीक है ना। लेकिन भारतीयों के पास अब संविधान बनाने के जो उम्मीद थी वो कहीं दिख नहीं रही थी, ठीक है ना, क्योंकि आगे जो सत्ताधारी पार्टी थी वो भारतीयों के प्रति बिल्कुल ही उदारवादी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो तो वो होना परम आवश्यक है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में कुछ परिवर्तन आया और वहाँ जो इंग्लैंड सरकार थी, उस जो सत्ताधारी पार्टी थी 1945-46 में वहाँ के आम चुनाव हुए और उस आम चुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी थी ना वो हार कर उसकी जगह लेबर पार्टी, श्रमिक दल जो था लेबर पार्टी सत्ता में आई और वो लेबर पार्टी भारतीयों के प्रति बहुत ही उदारवादी, ठीक है ना, और भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए उत्सुक थी, ठीक है ना। इसीलिए उस समय जो उनके जो प्रधानमंत्री बने वो क्लीमेंट एटली बने और इस सरकार को एटली सरकार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो व्यक्ति थे वो भारत के प्रति बहुत ही उदारवादी थे, सहानुभूति रखते थे भारतीयों के प्रति, ठीक है ना। इसलिए इनके एक मंत्री थे जो भारत सचिव थे तत्कालीन, ठीक है ना, उन्होंने ये घोषणा की 19 फरवरी 1946 को तत्कालीन भारत सचिव जो थे भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस ने घोषणा की कि जो लेबर पार्टी है, जो श्रमिक दल है, वो भारत में कैबिनेट मिशन भेजेगा और कैबिनेट मिशन एक योजना बनाएगा वहाँ के राजनेताओं से, मतलब विचार विमर्श करके, अधिकारियों से विचार विमर्श करके कि भाई आपके लिए संविधान सभा बनाओ और संविधान सभा के अकॉर्डिंग आप संविधान का निर्माण करो। तो 19 फरवरी को 1946 को भारत के जो सचिव थे पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने घोषणा की कि हम कैबिनेट मिशन भारत भेजेंगे। क्या भेजेंगे? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन तो 19 फरवरी 1946 को आधिकारिक घोषणा हुई, ठीक है ना। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। जो कैबिनेट मिशन था वो 24 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और जो ये कैबिनेट मिशन था इसके 3 सदस्य थे। कितने? 3। पहले जो सदस्य थे वो भारत सचिव ही थे, ठीक है ना। और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे, उनका नाम है पैट्रिक लॉरेंस, जिन्होंने घोषणा की थी 19 फरवरी को। दूसरे जो सदस्य थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर भारत आए थे 1942 में। और तीसरे हैं वो है एबी अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन ने भारत आगे वहां के राजनेताओं और अधिकारियों से चर्चा विचार विमर्श की, ठीक है ना। और इस जो
मिशन में लगभग प्रथम जो 3 सप्ताह थे, 3 सप्ताह तक, सिर्फ 3 सप्ताह तक राजनेता और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। फिर इसने 16 मई 1946 को अपने आगे प्रकाशित किए, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है ना। 16 मई 1946 अपनी योजना प्रकाशित की और उसमें जो योजना का प्रकाशन और उसमें मुख्य 2 बातें रखी गई उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि संविधान, जो भारत का संविधान होगा उसके लिए हम संविधान सभा का गठन करना होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाए तो जहाँ तक गवर्नमेंट नहीं बनती, सरकार नहीं बनती, वहाँ तक आपको अंतरिम सरकार बनानी होगी, ठीक है ना। तो इसके दो मुख्य बातें थी। पहली बात तो ये थी कि भारतीय संविधान बनाने के लिए, भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा का गठन। दूसरी बात ये थी कि संविधान बनने के बाद में सरकार बनने तक अंतरिम सरकार की स्थापना। सरकार की, अंतरिम सरकार की 16 मई 1946 को योजना, कैबिनेट योजना का प्रकाशन हुआ और उसमें 2 मुख्य बातें थी, ठीक है ना। इसी के साथ साथ इसमें कुछ शर्तें भी थी। शर्तें ये थी, इसको तो शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब इनके कुछ शर्तें थी, कैबिनेट मिशन की शर्तें थी और शर्तें ये थी कि जो संविधान सभा होगी उसके सदस्यों का निर्धारण किया गया कि भारत की संविधान सभा के लिए 389 सदस्य होंगे। कितने? 389 टोटल जो संविधान सभा में बैठेंगे वो 389 कुल सदस्य होंगे। अब 389 सदस्य क्यों थे? क्यों? क्योंकि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी 40 करोड़ के आसपास थी। कितनी थी? 40 करोड़ के आसपास थी। और 389 सदस्य होने के साथ साथ जो एक दूसरी जो शर्त थी कि आपको प्रति 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव करना है, ठीक ना। प्रति 10 लाख एक सदस्य। तो इससे इसको मतलब गुणा करने पर लगभग कितने आते हैं? 400 के आसपास का आंकड़ा आता है कोई सदस्य का। तो 389 400 के आसपास का आंकड़ा है, ठीक है ना। और प्रति 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा, ये सी शर्तें थी। और इस संविधान सभा के जो चुनाव के लिए लगभग 3 वर्ग थे। ये जो वर्गीय आधार पर उनको बांट दिया गया था 3 वर्ग। 3 वर्ग में एक तो था सामान्य में सारी कैटेगरी जाएगी, एक सिख और तीसरा जो था मुस्लिम। इन अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई। सामान्य के लिए 213 सीटें थी संविधान सभा में, और सिखों के लिए 4 और मुस्लिमों के लिए 79 सीटें, ठीक है ना। इनकी जो टोटलिंग करेंगे तो 389 सदस्य के आसपास आएंगे, ठीक है ना। 389 नहीं आएंगे, 296 आएंगे, 296, ठीक है ना। और 389 जो थे सदस्य उनका हम बंटवारा करते हैं 389 सदस्य। तो इसमें 2 तरह के सदस्य पार्टिसिपेट करते थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरी विदेशी रियासत आपने पढ़ी होगी भारत में, जिसमें 565
के आसपास देश रियासतें थी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों की जो संख्या थी वो 296 थी इसके आसपास, ठीक है ना। और इनकी थी 93, और इनमें भी दो तरह के थे, एक तो ब्रिटिश प्रांत स्टेट थे और एक थे चीफ कमिश्नर। आज मतलब जो ब्रिटिश प्रांत था वो डायरेक्टली मतलब ब्रिटिश के अधीन था, वहां की महारानी के मतलब क्राउन के अधीन था, महारानी के अधीन। और देशी रियासतें थी वो स्वतंत्र थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भी ब्रिटिश शासन के अधीन थी, क्योंकि इनके पास से भी तो कुछ टैक्स वगैरह लिए जाते थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भी इसके अधीन थी, ठीक है ना। और ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी वो 292 और जो चीफ कमिश्नर थे वो 4, ठीक है ना। और बात आती है ब्रिटिश प्रांतों की, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। बात आती है ब्रिटिश प्रांत, तो ब्रिटिश प्रांत उस समय 11 थे, और जो चीफ कमिश्नर थे क्षेत्र वो 4 थे, और ये जो प्रांत थे उसमें 11 थे, ठीक है ना। चीफ कमिश्नर तो थे आपको याद होगा एबीसीडी, एबीसीडी का मतलब एक का अजमेर, बी का बलूचिस्तान जो वर्तमान पाक में है, पाकिस्तान में, सी का पूर्व जो वर्तमान में कर्नाटक में है, और डी का आपको पता ही है दिल्ली, ठीक है ना। ये 4 तरह के चीफ कमिश्नर थे। आज हम वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं, संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, तो वो ब्रिटिश सरकार में चीफ कमिश्नर कहलाते थे। और ब्रिटिश जो प्रांत थे, आज हम स्टेट की बात करते हैं, राज्यों की बात करते हैं, तो वो 11 प्रकार के राज्य थे। पहला जो था वो मान लेते संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत आज का यूपी, ठीक है ना। दूसरा मध्य प्रांत आज का एमपी, ठीक है ना। तीसरा था पंजाब, चौथा उड़ीसा, पांचवा बंगाल, और छठा था पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, जो 7 राज्य ना पूर्वी क्षेत्र, 7वां बिहार, 8वां है आपका मुंबई, 9वां मद्रास, और 10वां है सिंध, और 11वां जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान का उत्तरी इलाका। ये 11 प्रांत थे जिस पर डायरेक्ट मतलब अंग्रेजों का अधिकार था, वो डायरेक्टली अंग्रेजी सत्ता के अधीन थे। और ये जो 4 कमिश्नर थे क्षेत्र थे वो भी मतलब डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है ना। इसमें जो कैबिनेट योजना के अंतर्गत जो चुनाव हुए 1946 में जुलाई अगस्त में 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। और उस चुनाव में सिर्फ जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे उन्होंने भाग लिया, जो देशी रियासत के सदस्य थे उन्होंने देशी रियासतों ने भाग ही नहीं लिया, ठीक है ना। तो इसके जो चुनाव हुए थे वो चुनाव मतलब प्रांतीय विधानमंडल, ठीक ना, जिस प्रकार से हमारे विधानसभा है ना, उस प्रकार से ब्रिटिश राज में भी प्रांतीय विधानमंडल थे।
उसके अकॉर्डिंग हुए, और ये जो चुनाव हुए थे वो एकल संख्यीय मत प्रणाली के आधार पर तय किए गए, ठीक है ना। प्रांतीय विधानसभा, दूसरा है चुनाव हुए तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, ठीक है ना। इसका रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दल कांग्रेस को लगभग इसमें जो क्या कहें सीटें भी प्राप्त हुई थी, और सेकंड नंबर पर रही थी मुस्लिम लीग, सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग और अन्य दल थे, और कुछ निर्दलीय थे। सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी 208, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें, अन्य दल को लगभग एक करके 7 सीटें, एक सीटें प्राप्त हुई थी। टोटल 7 सीटें और 8 सीटें अन्य निर्दलीय को प्राप्त हुई थी। ऐसे मिलकर मतलब इसका चुनाव संपन्न हुआ। सर्वाधिक जो बहुमत वाली पार्टी थी कांग्रेस की थी, और मुस्लिम लीग जानती थी कि हमारा बहुमत कम है तो संविधान जो निर्मित होगा वो हमारे अनुसार नहीं होगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे बीच में रोड़ा अपनाएगी, ठीक है ना। तो इसी को लेकर, ठीक है ना, मतलब मुस्लिम लीग हमेशा नकार ही रही थी कि हमें संविधान सभा में बैठना नहीं है, और भारत के संविधान मतलब भारत का जो संविधान वो बना नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब इससे आनाकानी बचने लगे संविधान सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने संविधान इसके मतलब कांग्रेस के खिलाफ और संविधान भारत के संविधान सभा के खिलाफ मतलब जोर से भी निकाल दी, ठीक है ना। यहाँ तक कि उन्होंने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, सीधी या प्रत्यक्ष दिवस मनाया गया, ठीक है ना। इसमें जो अहम भूमिका थी वो थी बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन सूर्यवंशी की, ठीक है ना, बंगाल के प्रधानमंत्री हसन सूर्यवंशी, ठीक है। इसने अहम भूमिका निभाई मतलब सीधी या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में, और ये दिवस मनाते मतलब बंगाल के अधिकतर क्षेत्रों में दंगे फसाद हुए, ठीक है ना, और मतलब हिंसात्मक रवैया अपनाया गया, और बहुत नुकसान हुआ जनधन को भी, ठीक है ना। और तभी तो जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री, ठीक है ना, भारत के पहले शिक्षा मंत्री बोले जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को, ठीक है ना, अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस को भारतीय इतिहास का काली दिवस की संज्ञा दी। सीधी कार्रवाई दिवस को भारतीय इतिहास में काली दिवस की संज्ञा। ठीक है ना। और सीधी कार्रवाई दिवस के बाद में फिर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस संविधान सभा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। फिर इस सदस्यता को छोड़कर पार्टी के लोगों ने
संविधान में भाग लिया। और फिर जो मुस्लिम लीग थी वो भारत से अलग हो गई और अलग से ही देश की डिमांड करने लगी। फिर जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी आप जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में जितनी हमारे शरीर में हड्डियां होती है ना 206, उससे एक कम 205 सदस्यों ने भाग लिया।